गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमजोरियां या विफलता, असफलता या आलोचना, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। ये देखेंगे कि किस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कई मामलों पर असफलता का सामना देखना पड़ा, कुछ कमजोरियां साबित हुई समय के साथ, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चिंतन में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या क्या आलोचना की गई, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो विफलता है उसके बारे में अलग अलग विचारक, आलोचक इसके बारे में अपने तर्क देते हैं। पहला तर्क ये देते हैं कि ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति है ये एक प्रकार की अवसरवादी और काम निकालने की नीति है। मतलब पश्चिमी आलोचक कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता एक अवसरवाद और काम निकालने की नीति बनकर रह गया और कुछ ही नहीं है। कि गुटनिरपेक्ष देश जो भी है वो सिद्धांतहीन है, कि साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के मध्य अपने संबंधों के संदर्भ में दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं, और यह है कि उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करने और जिसका पलड़ा भारी हो उसकी ओर मिल जाने का रहता है। अब ये आलोचना की जाती है, तर्क दी जाती है कि ये बहुत बड़े अवसरवादी देश है। ये सबसे पहले देखते हैं, ये कभी विचारधारा, कभी गुट, उसकी तरफ तो बातें केवल सिद्धांतों की करते हैं। वास्तविक तौर पे ये देश किसी भी तरफ से झुक जाते हैं, अर्थात दोहरा व्यवहार या दोहरी कसौटी निभाते हैं। अभी इनका दोनों ही गुट से, यानी साम्यवादी यानी सोवियत संगठन, सोवियत गुट, और पश्चिमी मतलब अमेरिका, दोनों गुटों से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की इनकी लालचा बनी रहती है। दोनों गुटों से वो लाभ प्राप्त करते हैं, और जिसका भी पलड़ा भारी हो या जिसकी तरफ उनको लगे कि हमें बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है तो फिर वो उसकी तरफ झुक जाते हैं या उसको मिल जाते हैं। जब ये मिलते हैं तो गुटनिरपेक्ष से बात होती है, लेकिन जब अलग थलग रहते हैं तो ये किसी न किसी गुट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से तो ये उनका लगाव रहता है, झुकाव रहता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आलोचक कहते हैं कि ये एक नीति है जो केवल अवसरवादी है, काम निकालने की नीति है, मौका परस्त नीति के रूप में इसको देखते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान MS राजन कहते हैं, इस आलोचना का उत्तर देते हुए कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति अवसरवादी नीति हो सकती है, परंतु उतनी भी नहीं जितनी गुटबद्धता की अथवा कोई अन्य नीति हो सकती है, उससे अधिक नहीं। फिर क्या पाकिस्तान और वहाँ के नेताओं को पश्चिमी गुट के साथ बन जाने के सिलसिले में अवसरवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्या? कहने का तात्पर्य इन्होंने बताया है कि इस नीति को हम अवसरवाद की नीति कह सकते हैं, परंतु उतनी ही जितनी गुटबद्धता या कोई अन्य नीति हो सकती है। केवल यही नहीं है, कोई भी नीति या कोई भी गुट हो वो भी इस प्रकार से कर सकता है, ठीक है। और अगर आप करें तो जैसे उन्होंने बताया, एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान और वहाँ के नेताओं को पश्चिमी गुट के साथ बन जाने के सिलसिले में अवसरवाद नहीं कहेंगे क्या? कि पाकिस्तान जो स्वतंत्र हुआ और अमेरिका की झोली में जा बैठा, उसकी गोद में चला गया, बिना मेंटर वो रह नहीं सकता, तो सोचो क्या उसको हम नहीं कहेंगे अवसरवाद? अरे हर देश के अपने राष्ट्र हित होते हैं, वो क्योंकि बिल्कुल अपनी एक जगह बैठा रहेगा? उसको तो अपना देश का हित देखना है कि मेरे देश के सर्वोत्तम हित किस प्रकार से पूरे किए जा सकते हैं। इसलिए आप अगर उस गुट में चला जाए तो अवसरवादी काम निकालने की बात होगी, और उस गुट में जाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं हो, दोहरा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस आलोचना का या जो भी विफलता के तौर पर जो तर्क देते उसका उन्होंने उत्तर दिया है। फिर सेकेंड एक तर्क दिया जाता है कि यह सिद्धांततः उपयुक्त है किंतु अव्यवहारिक नीति है। किस प्रकार से? देखो, आलोचक कहते हैं कि ये नीति सिद्धांततः जितनी उपयुक्त है व्यवहारतः उससे बहुत भिन्न है,
और सिद्धांततः इसमें चाहे कितनी भी गुण क्यों न हो, व्यवहारिक तौर पे ये कई तरह से विफल हुई है, असफल हुई है। अतः कहा यह जाता है कि जहाँ सिद्धांत के धरातल पर गुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, व्यवहार के धरातल पर इससे बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को वस्तु तो निभाया ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना यह है कि व्यवहारिक गुटनिरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का काम किया है, और इसका परिणाम होता है कि साम्यवादी गुट की अधीनता। जैसे एनाक्रोमा के नेतृत्व में घाना, म्यांमार, क्यूबा ये जैसे देश। आलोचक ये भी कहते हैं कि नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत 1950 के दशक से साम्यवादी खेल खेलते रहे थे। कहने का तात्पर्य, सिद्धांत कहता है कि हम किसी भी गुट से नहीं जुड़े हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारा किसी भी गुट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों गुटों से बिल्कुल बराबर दूरी बनाकर रहते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो जितनी भी देश हैं गुटनिरपेक्ष राष्ट्र, ये प्राय साम्यवादी विचारधारा से और सोवियत संघ से अपने एक साम्य पर रखते हैं, अपनी नज़दीकता देखते हैं और उनकी तरफ उनका झुकाव दिखता है। तो सिद्धांत तौर पे कुछ दिखते हो और व्यवहारिक तौर पे कुछ और दिखते हो, ये दोनों तो सही ढंग से नहीं चलता है। इन्होंने बताया कि आप देखेंगे कि घाना के प्रमुख एनाक्रोमा है, या फिर म्यांमार है, क्यूबा है, ये सब सोवियत संघ की तरफ, और यहाँ तक हमारे भारत का भी कहते हैं कि नेहरू का भी झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। आप देखेंगे कि हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो अपने देश की परिस्थिति के अनुकूल पंडित नेहरू ने जो एक व्यवस्थित एक ढांचा जो क्रिएट किया था, एक आइडियोलॉजी क्रिएट की थी, उसमें भी हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ झुकाव सोवियत संघ की तरफ लगता है। इसलिए ये आलोचना कहते हैं। पर MS राजन इसका भी उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि अभी तक कोई गुटनिरपेक्ष राष्ट्र साम्यवादी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। वो ये सार्वजनिक तौर पे ये नहीं कहता है कि मैं साम्यवादी गुट में शामिल हुआ हूँ। दूसरी ओर एक साम्यवादी गुट यूगोस्लाविया साम्यवादी गुट का साथ छोड़कर स्वयं गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। आपको पता होगा यूगोस्लाविया प्रारंभ में सोवियत गुट के साथ था, लेकिन उसको भी छोड़कर वो एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। जहाँ कुछ मामलों में कुछ गुटनिरपेक्ष देशों ने साम्यवादी शिविर के देशों का समर्थन किया, वहाँ उनकी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अन्य अवसरों पर उन्हीं देशों की आलोचना भी की कि कुछ मामलों में गुटनिरपेक्ष देशों ने साम्यवादी शिविर की या साम्यवादी विचारधारा से संबंधित देशों का समर्थन किया था, तो वो आलोचना के शिकार भी हुए। आप देखते हैं कि हंगरी के विरुद्ध सोवियत सैनिक कार्रवाई जो 1956 में हुई थी, चेकोस्लोवाकिया की जो 1968 में हुई, के मामलों में अनेक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सोवियत संघ की जबरदस्त तरीके से आलोचना की थी। अब ये सोचिए कि नहीं, ये तो सोवियत संघ से नज़दीकता रखते हैं, साम्यवाद रखते हैं, तो फिर बोलते ही नहीं। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से आलोचना की थी कि सोवियत संघ का ये कदम अनैतिक है, गलत है। तो आप एक तरफा इसको नहीं कह सकते कि नहीं ये इनकी तरफ झुकाव रखते हैं, इनकी विरोधी हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सिद्धांत और व्यवहार में लगभग एक जैसे ही है। यह उत्तर देते हैं MS राजन। अगला या विफलता ये मानी जाती है कि ये देश हैं, ये प्राय बाह्य सहायता पर निर्भर है। देखो, इनकी एक बहुत सबसे बड़ी विफलता बताई जाती है कि ये जो भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है वे बाहरी आर्थिक सहायता और रक्षा सहायता पर निर्भर करते हैं। चूँकि वे दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने इतनी भारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाल लिया कि आज भी अपने सहज सामान्य कार्य निर्वाह के लिए भी सहायता पर आश्रित हो गए। मतलब दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करते रहे। अब स्थिति ये हो गई है कि इनको किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी आर्थिक सहायता या रक्षा सहायता लेनी है तो भी आज वो उन देशों पर निर्भर हो गए जिन देशों से प्राय वो सहायता लेते रहते थे। आलोचकों का तर्क यह है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता के तथ्यों रूप मान के चलती है। यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए किसी अन्य राष्ट्र या समूह पर बहुत अधिक आश्रित हो तो इसका मतलब है कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता को और गुटनिरपेक्षता को भी दांव लगा दिया जाता है।
सोचो मतलब ये कहते हैं कि अगर कोई भी राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए किसी राष्ट्र पर, किसी देश पर या किसी गुट पर पूरी तरह से आश्रित हो जाए, पूरी तरह से उस पर आश्रित हो जाए हर प्रकार की सहायता के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? वो गुड निरपेक्ष है या नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कहते हैं कि वो सब प्रकार की, उनके वहाँ तो कुछ होता नहीं, उनको जिस प्रकार की सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक और भी जो कुछ भी उनको जरूरत होती है सब कुछ आश्रित है अन्य देश पर। ये तो अल्प विकसित विकासशील राष्ट्र है, अविकसित राष्ट्र है, तो ये पूरी तरह से अन्य देश पर निर्भर हो गए, तो इसको क्या समझा जाए? ये समझना पड़ेगा कि ये देश अन्य देश पूरी तरह से आश्रित होकर अपनी जो स्वतंत्रता है और अपनी जो गुट निरपेक्षता है वो उसको पूरी तरह पे दांव लगा लिया। इसका मतलब वो किसी गुट में बिल्कुल झुकाव हो गया है और किसी गुट के साथ जुड़ने के कगार में पहुंच गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, लेकिन एमएस राजन इस तरह उत्तर देते हैं कि किसी देश को दोनों सर्वोच्च शक्तियों से बराबर बड़े परिमाण में आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त हुई, यह बात अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उसकी गुट निरपेक्षता बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब एमएस राजन ये कहते हैं कि अगर किसी भी देश को दोनों गुटों से, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से बराबर की जोरदार अधिक मात्रा में उसको सहायता प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो झुक गया, नहीं, इसका मतलब ये है, इस बात का ये प्रूफ है, ये प्रमाण है कि उसकी गुट निरपेक्षता आज भी जैसे है ऐसे कैसी बनी हुई है, ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर एक गुट में झुका होता है तो दूसरे गुट से सहायता नहीं मिलती, तो दूसरा गुट भी भारी मात्रा में सहायता कर रहा है और पहले वाला गुट भी भारी मात्रा में सहायता कर रहा है। इसका मतलब क्या है? दोनों देशों से बराबर के वो अपने रिलेशन कायम कर रहा है, दोनों देशों से बराबर की दूरी बना के चल रहा है, तभी तो दोनों देश उसकी हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि उसने अपनी बाहरी सहायता निर्भर होने पर अपनी गुट निरपेक्षता को दांव पर लगा दिया, ये कहना गलत होगा। ठीक है, अगला है गुट निरपेक्षता की नीति किसी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं। अब कुछ लोग आलोचना ये कहते हैं कि ये तो बेचारे गरीब देश हैं, कमजोर राष्ट्र हैं, कुछ हो नहीं सकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो इसलिए अपने आप को इस अंतर्राष्ट्रीय प्रपंच में पढ़ने से पहले उन्होंने आपको सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए एक प्रकार की इस नीति का पालन किया, ऐसी आलोचना कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र गुट निरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याय मानते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए हम केवल गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी गुट के साथ नहीं जुड़ेंगे। यदि वे अत्यंत विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो उनकी गुट निरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए कहते हैं कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रक्षा सामग्री रखें या इस प्रकार का डिफेंस सिस्टम रखेंगे तो वो फिर अपनी गुट निरपेक्षता को कायम नहीं रख पाएंगे। और यदि वे बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करेंगे तो उनकी गुट निरपेक्षता का स्वरूप बिल्कुल शुद्ध नहीं रहेगा, क्योंकि गुट निरपेक्षता नीति ये कहती है कि हम किसी प्रकार की सैनिक संधि, सैनिक गुट के साथ नहीं जुड़ेंगे। और जब आप किसी प्रकार से सैनिक सहायता स्वीकार करते हैं तो आप शुद्ध रूप से बिल्कुल गुट निरपेक्ष राष्ट्र नहीं रह पाओगे। अक्टूबर 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण ने भारत के लोगों को ये अनुभव करा दिया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में जो सर्वथा आदर्श नहीं है, कोई भी चीज़ किसी देश की सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकती, गुट निरपेक्षता भी नहीं, उपयुक्त सैन्य शक्ति रखने के साथ गुट निरपेक्षता की कोई असंगति नहीं है, और बाह्य आक्रमण से मुकाबला करने के लिए बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार कोई गलत काम नहीं है। चीनी आक्रमण के दौरान भारत के लोगों ने यह भी अनुभव किया कि अन्य गुट निरपेक्ष देशों में सबको भारत के साथ सहानुभूति नहीं थी, जबकि बहुत से ऐसे देशों ने जो पश्चिमी गुटों के साथ बंधे थे या तो भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई या चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में भारत की सहायता दी। बहुत बड़ी बात है इसमें, आपको ये पूरा इस मैटर को समझना है। क्या कहते हैं कि जब हमारे देश पर चीन ने आक्रमण किया था 1962 में, तो इस आक्रमण से ये अनुभव हो गया, भारतीय लोगों को अनुभव हो गया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में जो सर्वथा आदर्श नहीं है, क्योंकि आपको पता है नेहरू बहुत बड़े आदर्शवादी व्यक्तित्व वाले इंसान थे, वो बुद्ध की, महावीर की, गांधी की, हमारे पुरातन संस्कृति की जो बड़े बड़े आदर्श थे उनको अपनी विदेश नीति में लागू करके वो चल रहे थे, जो वर्तमान समय के अनुपयुक्त उपयुक्त बिल्कुल नहीं थे, अनुपयुक्त थे। कोई भी चीज़ किसी देश की सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकती थी। आपके अच्छे आदर्श हैं, आप अच्छे विचारधारा वाले हैं, आप अपने संस्कृति से लगाव रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यथार्थ पे चलती है, वास्तविकता पे चलती है, अपने राष्ट्रीय हितों पर चलती है।
और जब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश आक्रामकता विस्तारवादी नीति को लेकर चलने वाला है, तो हमें इस प्रकार के आदर्श को लेकर नहीं और चलना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी चले। इसलिए ये बताया है कि गुटनिरपेक्षता भी नहीं, अगर उसमें माने कि हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम तो किसी भी गुट के साथ किसी प्रकार का तनाव बढ़ाने में, किसी प्रकार सैनिक मामलों में प्रतिस्पर्धा, शस्त्रों के मामलों में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, तो बोला ये सब गलत है। हमने सैनिक शक्ति रखने के साथ अगर आप कहें कि नहीं मैं तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हूँ, मैं सेना क्यों रखूँ, मैं सैन्य शक्ति क्यों बढ़ाऊँ, मैं ज़्यादा शस्त्रीकरण को बढ़ावा क्यों, ये गलत है। अरे गुटनिरपेक्ष हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि बस आप अपनी रक्षा भी नहीं कर पाओ, ठीक है। और अगर आपका माना कि आक्रमण भी हो गया और आपसे कोई कहे कि नहीं आपकी मैं सहायता करने के लिए, बाह्य आक्रमण मैं आपकी मैं सहायता करने के लिए आ जाऊँ, तो बोले नहीं 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 हम तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भाई, हम तो जैसे जैसे वहाँ पर सोचा लेंगे, ये सही नहीं है, ये उपयुक्त कदम नहीं माना जा सकता, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि चीनी आक्रमण के दौरान भारत के लोगों ने ये भी अनुभव किया कि भाई आप गुटनिरपेक्षता जो ढिंडोरा पीट रहे हो, आपके देश पर हमला हुआ है, आपके जो गुटनिरपेक्ष मित्र राष्ट्र हैं वो भी आपकी सहायता करने के लिए नहीं आए, उन्होंने मुंह तक नहीं खोला, और जो देश किसी गुट के साथ जुड़ गए थे वो देश आज आपके लिए एक कदम आगे बढ़ाकर कह रहे हैं कि भारत आपको सुरक्षा की जरूरत हो, आपको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो हमको बोलो, हम आएंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने सहानुभूति दिखाई और चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की सहायता भी प्रदान की। तो फिर आपकी कहा कि ये गुटनिरपेक्षता की नीति, गुटनिरपेक्ष देश आपके साथ नहीं, आपने गुटनिरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का अहम उद्देश्य बनाया, हर जगह आप असफल हो रहे हो, किसी प्रकार की यूनिटी के साथ आपके देश वो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र आपके साथ खड़े नहीं है, तो इसको क्या समझा जाए। इसलिए ये पूरा एक प्रकार से कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष नीति किसी प्रकार की सुरक्षा का साधन नहीं है कि अगर आप पे हमला हो जाए और आप अपनी सुरक्षा कर पाओ, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। अब देखो गुटनिरपेक्षता के कुछ नासमझ आलोचकों को लगा कि चीन के आक्रमण से उनका दृष्टिकोण एकदम सही सिद्ध हो गया हो कि गुटनिरपेक्षता किसी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं है और इसलिए भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग कर देना चाहिए। ये तो ऐसे हुआ मानो गुटबद्ध होने से किसी राष्ट्र को पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाएगी। अब ये इसका तर्क ये उत्तर ये दिया जाता है कि ऐसा नहीं होता है कि भाई चीन के आक्रमण से उनका दृष्टिकोण एकदम बिल्कुल व्यावहारिक हो गया, देखो कि हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे और हम चीन से हार गए, अगर हम कोई और किसी शक्ति गुट के साथ जुड़े होते तो ये युद्ध जरूर जीत लेते, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया है कि ऐसा कोई मानना जरूरी नहीं है कि गुटनिरपेक्षता किसी तरह का सुरक्षा साधन नहीं है। अब इन्होंने बताया है कि अगर भारत को गुटनिरपेक्षता की त्याग कर देना चाहिए नीति को, तो इसकी क्या गारंटी है कि हम गुटबद्ध होने से या किसी गुट में जुड़ जाने से हम पूरी तरह से हमारी सुरक्षा हो पाएगी। ये केवल एक बात रखी जाती है, बात को इस तरह से पेश किया जाता है, लेकिन आलोचना होती है जो है वो दिखता है। इसके अलावा इसकी आलोचना की जाती है कि ये जो नीति है वो संकुचित नीति है, संकुचित नीति है मतलब संकीर्ण पॉलिसी है। किस प्रकार से देखो, विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की नीति से बांधा नहीं जा सकता। अब देखिए विदेश नीति किसी देश का बाह्य संबंध उसके देश की विदेश नीति पर निर्भर करती है और बाह्य संबंध रखना इतनी व्यापक है, विस्तृत है, बहुत विस्तृत है, सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यापारिक, न जाने कई मामलों से बहुत विस्तृत है। अब आप केवल गुटनिरपेक्षता की नीति से बांधकर इसको चलें तो ये संकुचित ही होगा फिर, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का जो दायरा है वो बेहद सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है। कौन सी? गुटनिरपेक्षता की नीति। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहने महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्षण है। मतलब कौन सा गुट क्या कर रहा है, कौन सी महाशक्ति क्या कर रही है, कोई क्या कर रहा है उसके बारे में अपनी कुछ रिएक्शन दो, अपनी प्रतिक्रिया दो, बस इसके अलावा और क्या। या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करो या दोनों से अलग रहकर केवल इतने समीप हो जाने का प्रयत्न करो कि किसी को कोई बुरा न माने। यदि दूसरे को बुरा मानने का डर हो तो
पहले से नाप तोल कर दूर हटना या बारी बारी से पास आना या दूर हटना, यही गुटुम्पेस्ता की नीति रही है, यही उसकी शैली रही है। तो इसलिए इसको कई प्रकार से अलग अलग राजनीतिक विद्वान ये कहते हैं कि ये बेहद संकुचित नीति है, बहुत ही संकीर्ण है। ये इसको हम केवल विदेश नीति का एक आधार बना के चलें, ये हमारी भूल होगी, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है।